देखिए आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप लगभग 5th-6th क्लास से यानी कि 5-6 क्लास से ही आप पढ़ते समझते आए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का, पदार्थ का 3 फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में आपके माइंड में जो फर्स्ट डेफिनेशन आया एकदम इनिशियल स्टेज में, जब आप शुरुआती दौर में पहली बार ठोस के बारे में पढ़े, सॉलिड के बारे में, तो यही पढ़े थे कि सच स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच पार्टिकल्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है तो उसको सॉलिड कहते हैं। अगर शेप डेफिनिट न हो और वॉल्यूम डेफिनिट हो तो उसको लिक्विड स्टेट बोलते हैं, और शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट ना हो तो क्या होता है, यानी जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित ना हो तो वो होता है गैस स्टेट। ये एकदम स्टार्टिंग में आप सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफिनेशन पढ़े। जब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा तो आपको ये बताया गया कि सॉलिड मैटर का वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफी हैवी होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से पार्टिकल बने होते हैं और काफी रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उससे कम होता है तो लिक्विड स्टेट होता है, और सबसे कम होता है तो गैसियस स्टेट होता है। तो ये था सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जो शुरुआती समझ आपका था। वो आपको बता दें कि गैसियस स्टेट यानी कि इस चैप्टर को 3 पार्ट में हम लोग को स्टडी करना है, द गैस स्टेट, द लिक्विड स्टेट, द सॉलिड स्टेट, जिसका 2 पार्ट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी 11th क्लास में आपको 2 पार्ट पढ़ना है और 12th में सॉलिड स्टेट। तो शुरू होता है द गैसियस स्टेट। द गैसियस स्टेट में सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। आपको बता दें कि इन सभी लॉ को गैसियस लॉ कहा जाता है। गैसियस लॉ मतलब गैसीय नियम। तो ये गैसियस लॉ क्या होता है थोड़ा समझिए। गैस का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसको आप हिंदी में भौतिक और रासायनिक गुण कहते हैं, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस 3 फिजिकल क्वांटिटी में से एक को कांस्टेंट करके 2 के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश जब करेंगे तो वो गैसियस लॉ कहलाएगा। जैसे हम अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करके यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन दे रहे हैं तो ये गैसियस लॉ है। कल के क्लास में आप चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी गैसियस लॉ है। तो जो भी नियम इस 3 फिजिकल क्वांटिटी में से एक को कांस्टेंट करके और 2 के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा वो गैसियस लॉ कहलाएगा। यानी गैसियस लॉ होने के लिए भी शर्त है जो हमने इस तरह से डिस्कस किया कि किसी गैस का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसमें से किसी एक को कांस्टेंट करके 2 के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो गैसियस लॉ होता है। और इस गैसियस लॉ में आज हम लोग फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है बॉयल्स लॉ, इसको समझाने से पहले आप एक सरल अंदाज में पहले सुन लीजिए कि बॉयल्स लॉ है क्या। तो बॉयल्स लॉ ये है कि किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो होता है हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये केवल आप सुने, क्या सुने कि किसी दिए गए गैस के सैंपल के लिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखकर स्टडी किया जाए तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से दिखा रहे हैं। ये है गैसीय सिलेंडर। इस फिगर के माध्यम से आप बॉयल्स लॉ कई वर्षों तक याद रखेंगे। अगर ये फिगर केवल याद रहेगा तो आप बॉयल्स लॉ मतलब हमेशा याद रख सकते हैं बिना याद किए, बिना रटे। तो ये कैसे, तो ये है गैसीय सिलेंडर, इसमें कोई गैस भरा गया है और ऊपर से पिस्टन लगा दिया गया है। तो जैसे ही अगर हम इस पिस्टन पर प्रेशर डालेंगे तो आप अपने से भी समझ सकते हैं कि प्रेशर जब डालेंगे तो ये पिस्टन नीचे जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि इसके जहां रखा गया बर्तन, इसके चारों तरफ का टेम्परेचर ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। तो नीचे से गर्म करने लगेगा तो गैस फैलेगा, पिस्टन को ऊपर ढकेल जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसलिए यहाँ हीट देकर क्रॉस कर दिए, मतलब हीट कांस्टेंट है। तो यहाँ जैसे ही प्रेशर आप बढ़ाएंगे पिस्टन नीचे जाएगा।
पिस्टन नीचे जाएगा तो गैस का वॉल्यूम इतना था, घटकर इतना हो गया। सपोज दैट पिस्टन यहाँ आ गया, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे आप समझ सकते हो अपने कॉमन सेंस से कि पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। इसके उल्टा जो प्रेशर आप इस पर दे रहे हैं, अब दीजिए बात कम करिए, तो गैस ही नीचे से ऊपर की ओर पिस्टन को ढकेले लाएगा, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो हो क्या रहा है जरा सोचिए, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, और जब प्रेशर घटा रहे, और यहीं से निकालकर बॉयल ने अपना नियम दे दिया क्या, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ द गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल साइन हट गया, P इक्वल K 1/V, और यहाँ V यहाँ चला गया, PV इक्वल K। तो यहाँ एक नए तरह से आप बॉयल के नियम को समझ सकते हैं, और वो नए तरह से क्या है कि किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल हमेशा नियत होता है। K का मतलब कांस्टेंट। यानी कि बॉयल्स लॉ को आप दो तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला जो आप जानते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट गुणनफल हमेशा क्या होता है। अब इसी गैस मतलब किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए हमने प्रेशर मान लिया P1 और वॉल्यूम मान लिया V1, तो इस इक्वेशन का फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल K, इक्वेशन नंबर 1। और इसी गैस के सैंपल के लिए अगर प्रेशर P2 हो जाए और वॉल्यूम V2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल K। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल कर सकते हैं, P1 V1 इक्वल P2 V2। तो इस तरह से दो गैस के सैंपल के लिए स्टडी किए, P1 V1 इक्वल P2 V2। तीन गैस के लिए करते तो क्या था, V3 V3 बराबर V के रहता था, मतलब सब इक्वल होता, यानी कि P और V का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर और डेंसिटी के बीच रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। तो प्रेशर और डेंसिटी के बीच का ये रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमने बॉयल्स के नियम का हेल्प लिया। बॉयल का नियम क्या सिखाया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर V इक्वल क्या हो जाएगा, K/P, इक्वेशन नंबर 1। प्रोपोर्शनल हट गया, उसके बदले में क्या आ गया, K आ गया, तो V बराबर K/P हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के डेफिनेशन से हम क्या पढ़ कर रहा है 8-9 से ही, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास बाय। तो ये है डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये भी वॉल्यूम इक्वल है और ये भी वॉल्यूम इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। तो राइट हैंड साइड जब इक्वल कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर P into M हो गया और K into D हो गया। बता सकते हैं K क्या है, कांस्टेंट। तो K कांस्टेंट आप समझते हैं, और M क्या है, मॉलिक्यूलर मास। आपको बता दें कि ये भी कांस्टेंट है। जैसे NH3 का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आता होगा 14 + 1 × 3 = 70। अगर CO2 का निकाले तो कैसे निकालेंगे, C का 12 + 16 × 2 44। तो 44 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो इस हिंदुस्तान में CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 निकल रहा है, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड में 44 के अलावा दूसरा भी आ सकता है, कहीं भी आएगा तो 44 ही आएगा। मतलब हम क्या बताना चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मॉलिक्यूलर मास बदलता। तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी क्या होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर आने वाला मान भी कांस्टेंट होता है। तो ये K डैश हो गया। और अब यहाँ देखिए K हटा तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटा तो K आ गया, और K हटेगा तो क्या आ जाएगा, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T। तो हमने इस क्लास में साबित किया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो होता है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार शुरू से अंत तक फिर से, बॉयल्स लॉ के अनुसार P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो प्रोपोर्शनल हटते ही यहाँ पर देखिए V प्रोपोर्शनल टू 1/V हो गया, प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट यहाँ K आ गया, V इक्वल K/P। डेंसिटी के डिफरेंशियल से D इक्वल M/V, तो V इक्वल M/D। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमने इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके P इक्वल K/M। यहाँ K/M एक कांस्टेंट है, इसके बदले में K डैश आ गया, और K डैश हटते ही ये प्रूफ हो गया कि प्रेशर जो होता है डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको ये क्लास आज का अच्छे से समझ में आया
तो आप एक क्वेश्चन का जवाब देने के लायक हो गए हैं, और वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स के नियम के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन बताया जाए क्या हो सकता है इस चारों में? और बिल्कुल सही